कि आप बिलासपुर की पावन भूमि को पधारे हैं तो उसका उद्देश्य क्या होगा? आपने अच्छा कहा कि बिलासपुर की भूमि पावन है और वो पावन इसीलिए है क्योंकि यहाँ बड़ा क्षेत्र आदिवासियों ने बचाया हुआ है और उन्होंने जल जंगल ज़मीन बचाया। एक बात अलग है कि उनकी भी नदियों को छीनकर बड़े बांध हसदेव बांगो जैसे बंधे जाते हैं। कोरबा में भी उनको लड़ाई करनी पड़ी है, लेकिन आज उसके आगे बढ़कर 1,70,000 हेक्टेयर का हसदेव का जंगल क्षेत्र, वन क्षेत्र, जिसमें 2006 के वन अधिकार कानून के तहत ही नहीं, 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत भी स्थानिकों को ही अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव बनाकर जो जंगल अडानी को देने की तैयारी चल रही है, वो भले एमडीओ माने जाएंगे पर वो मालिक बन जाएंगे। तो बघेल जी, आप सार्वजनिक संपत्ति बेच रहे हो क्या? आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की संदेश को और आपके विचारों को सब अलग अलग कर दिए चुके हैं क्या? ये हम पूछना है। और ये कहा जाता है कि जब टीएस सिंहदेव जी जैसे एक मंत्री ने भूमिका ली, विधायक धर्मवीर सिंह जी ने विधानसभा में बहस चली, चरणदास महंत जैसे स्पीकर ने बहुत अवकाश दे दिया जो आज संसद में सांसदों को नहीं है, और यहाँ की सांसद ज्योत्सना महंत भी जब बोल रही है, तो जनप्रतिनिधियों को नकारना, धिक्कारना, ये कौन सा जनतंत्र है? हम बहुत अपेक्षा करते थे जब बघेल जी सत्ता पे आए कि अब तो बात बदल जाएगी, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का राज शुरू होगा। भले वो खुद आदिवासी नहीं है, पर उनके पिता भी कभी कभी ऐसी बात करते हैं कि उनको राजनीतिक निर्णय नामंजूर होते हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों को मंजूर है आम आदिवासी का निर्णय, और उनको खरीदना, विधायकों को जब खरीदा जाता है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में खेल चलता है, तो आदिवासियों को खरीदना उनके लिए छोटी बात लगती होगी, लेकिन आदिवासियों का जुझारू संघर्ष बिरसा मुंडा जैसे को याद करके आगे बढ़ रहा है, तो हम समर्थन देने के लिए। पर्यावरण की बात जब चलती है तो अक्सर कर दो विचारधाराएं आती हैं, ये केंद्र का संबंध है, हमें कुछ नहीं करना है। वहीं मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है, बाबा साहब चाहे तो डाल नहीं कटेगी, जंगल खोदने की क्या बात है? ये दोनों बातों को बताइएगा। ऐसा नहीं है। अगर राज्य सरकार खुद अपने अधिकारों को अपने कपड़े उतारने जैसे उतार देती है, तो फिर क्या होगा? देश में नंगा नाच शुरू होगा। राज्य को अधिकार को नकार कर जब 3 कानून लाए, किसानों ने सबक सिखाया। तो राज्य सरकार अगर फेडरल स्ट्रक्चर को जो ध्वस्त किया जा रहा है, संघात्मक रचना को जब कुचला जा रहा है, उसके बारे में खुद सोचती नहीं है, तो फिर क्या कहे? लैंड जैसा मुद्दा भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। शेड्यूल 7 के राज्य और केंद्र दोनों के मिलकर जिसमें अधिकार है, उसमें से एक मुद्दा है ज़मीन। तो जंगल भी ज़मीन पर खड़ा है, इनको हर चीज़ में अधिकार है। और कैसे दिया गया क्लियरेंस, किस दबाव में, ये सब देखने की बात है। बिडिंग होता है, टेंडर चलते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि व्यापार में तो जनतंत्र है, लेकिन कौन आता है बिडिंग में? जिसने कभी खदान की सोची भी नहीं है, जानी भी नहीं है, ऐसे बिडर्स बन जाते हैं। ये एक खेल होता है, हमने ऐसे बहुत खेल देखे हैं। और अडानी तो आज सबसे धनाढ्यधीश, अब्जाधीश ही नहीं, सत्ताधीश बन गए हैं, और इसके कारण ही देश बेचा जा रहा है। और ऐसे के साथ भूपेश बघेल जी या कांग्रेस पार्टी ने हाथ मिलाना इस देश के लिए खतरनाक बात है। क्या लगता है हाथ मिलाया है उन्होंने? हाथ मिलाना मतलब उनका प्रोजेक्ट वो मंजूर कर रहे हैं, आप उनको बिडर बना रहे हैं, और आप उनके दबाव में ही कहीं ना कहीं ये मंजूरी दे रहे हैं। नहीं तो आप विधायक जी का सुनते, आप आदिवासियों की ग्राम सभा को सच्चाई से सुनते, खुद आकर एक ग्राम सभा में बैठ जाते। लेकिन इसके बदले जो राहुल गांधी जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, उसको भी वो अगर नकार रहे हैं, तो गहलोत जी के इस बारे में भी हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है भाई, कि गहलोत जी आज बोल रहे हैं कि कोयला नहीं है। पर राजस्थान के एक्सपर्ट्स को मैं पेश करूं आपके सामने, ऐसा कोई बड़ा कोयले का क्राइसिस राजस्थान में नहीं है, और राजस्थान में अगर क्राइसिस है भी तो देश और दुनिया में क्राइसिस है। लेकिन उसके विकल्प है ऊर्जाधारित विकास को कम करना। भाई, हर जगह पर 40% ऊर्जा बड़े शहरों में कूलिंग पर ही खर्च हो रही है, आप उसको जरा कम कर दो। और आप
अलग अलग पारंपरिक स्रोत जिनको कहते हैं उसको उपयोग में लाओ। हमारे पास इतनी सूर्य शक्ति है कि जिंदा लोग मर रहे हैं। पाटकर जी, वहाँ मंत्री विरोध करने गए हैं तो भूपेश बघेल कैसे उनसे हाथ मिला सकते हैं? कौन मंत्री विरोध करने गए? टीएस सिंहदेव। इसीलिए तो मैं करें, इनको हाथ नहीं मिला रहे हैं, वो सिंहदेव जी से हाथ नहीं मिला रहे हैं। वो सिंहदेव जी के कहने पर जो हिम्मत से कहा गया, उन्होंने अभी रोक के रखा है। पर जो आलोक शुक्ला जी का छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन हो या सभी लोग जो भूमि अधिकार आंदोलन और इस अरण्य बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं, उनका कहना है कि ऐसी जब ईच बीच की बात होती है तब उससे धोखाधड़ी होती है। ये बहुत जगह का अनुभव है। तो हम लोगों ने भी जब जब कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, कभी कोजेंट्रिक्स के खिलाफ, कभी एनरॉन के खिलाफ, हमने देखा है कि शुरुआत में जो प्रोजेक्ट बहुत ही विकास का एक प्रतीक है ऐसा कहा जाता है, वो बाद में ध्वस्त भी होता है। आज अगर कोयला खत्म ही हो जाएगा तो आज 60% से अधिक जो ताप विद्युत मिल रही है उसका क्या होगा? ये अडानी का कोयला लाएंगे ऑस्ट्रेलिया से। पूरे ऑस्ट्रेलिया ने जिसका विरोध किया था, लेकिन उन्होंने वहां भी चाल खेली होगी पर आगे बढ़ाई अपनी खदानें। पर आज वो कोयला लाने के लिए तो ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ कोयले का क्राइसिस है। हसदेव अरण्य पर भी प्रकाश डालिए, आपके आंदोलन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है हसदेव अरण्य? अरण्य हमारा नहीं, यहाँ के आदिवासियों का जीवन का हिस्सा है। हम कोई वोट बैंक जैसे आंदोलन की सदस्यता बैंक नहीं बनाते भाई साहब। कहीं गलतफहमी आपको होगी तो दूर कर दीजिए। हम लोग बस लोगों की जनशक्ति को आधार मानते हैं और उनकी जो विकास की संकल्पना है जिसके कारण मानव जाति आज बची है। आज अपन पसीना पसीना तो हो रहे पर जीवित है, कल वो भी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति है, ऑक्सीजन के बिना ही। क्या है रणनीति आप लोग की? रणनीति कोई ऐसे प्रेस के सामने करने की बात नहीं होती है भाई साहब। कितना महत्व है हसदेव अरण्य? हमारी रणनीति राजनीति नहीं है, लोकनीति है। तो अभी हमको लोगों को मिलने जाने दीजिए, वहाँ जाने के बाद हम लोग पर्यावरण की दृष्टिकोण से हसदेव अरण्य क्या स्थान रखता है? पर्यावरण की दृष्टि से अहम योगदान होता है नेचुरल फॉरेस्ट का। ये प्राकृतिक जंगल है, ये मोनो प्लांटेशन नहीं है। यहाँ 450 प्रजातियां हैं आज, जबकि एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसको बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दुर्लभ प्रजातियां भी खत्म होगी। और हसदेव अरण्य ये हसदेव बांगो के जलग्रहण क्षेत्र में है, वो खत्म होगा तो आज नर्मदा खत्म हो रही है, नदी मर चुकी है आधी और बांध ऊंचा गया है। 60,000 करोड़ रुपए का बांध, आज कच्छ में भी कैनाल में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ बिलासपुर की भी होने वाली है। तो हमको अगर पानी बचाना है, भूजल बचाना है, नदियाँ बचाना है, जहाँ बन गए बड़े बांध उसके जलाशय को भी बचाना है और इस हवा की शुद्धता को बचाना है, तो हम लोगों को हसदेव जैसा अरण्य बचाना ही पड़ेगा। देर कर दिए आपने आते आते। हमारे पहले आने की जरूरत नहीं है, पहली जरूरत होती है लोगों के खड़े होने की और बिलासपुर जैसे बुद्धिजीवियों के साथ श्रमजीवियों का समन्वय होने की और पूरी हकीकत सामने आने की। हम लोग कोई ऐसे मीडिया नहीं है कि जो झूठे सुने सुनवाए बातों पर बोल सकते हैं। जब पूरी हकीकत आई सामने तब हम यहाँ बोल रहे हैं। हमारे वकील लोग कोर्ट में लड़ेंगे और जनता धरातल पर लड़ेगी।